नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली हमारे सामने कुछ इस तरीके की न्यूज आ रही है कि इस बिल्डिंग में लगा हुआ एसी में लगी आग, एसी के आउटर यूनिट में लगी आग, एसी का कंप्रेसर में ब्लास्ट। बहुत सारी ऐसी घटनाएं रिसेंट टाइम में हुई हैं। अब एसी फटने के पीछे कारण क्या है? क्या पूरा एसी ब्लास्ट हो जाता है या फिर आउटडोर यूनिट ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लास्ट होने के? उसके क्या कारण है और कैसे हम उन चीजों से बच सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर चुका है कुछ इस एरिया में। अब ऐसी समस्या आपके साथ ना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में आग लगने के क्या कारण है और कैसे उनसे बचा जा सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसी कई तरीके के होते हैं। सेंट्रलाइज एसी होता है, विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, पोर्टेबल एसी होता है। लेकिन दो तरीके के एसी हैं जो कि हम घर में यूज करते हैं। एक विंडो एसी है, एक स्प्लिट एसी है। विंडो एसी में सिंगल यूनिट होती है और स्प्लिट एसी में दो यूनिट होती है। एक इंडोर यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। अब एसी में आग लगने के कारण क्या क्या है? एसी ऐसा नहीं है डायरेक्टली आग पकड़ लेता है। उससे पहले आपको जरूर कुछ ना कुछ छोटे मोटे साइन मिलेंगे। जब जब एसी ओवर हीट होता है तब तब उसमें आग लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहला रीजन फॉल्टी वायरिंग। वायरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चल रही है और आपका एयर कंडीशन भी जो है उसी की वजह से चल रहा है। वायरिंग पे कहीं भी कोई जॉइंट है वो लूज है, कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो लूज है तो ओवरहीट होने की वजह से वहां पे स्पार्क हो सकता है और आग लग सकती है। दूसरा कारण है गैस। हर एक एसी अपनी कंपैटिबल गैस के साथ आता है और उस पर वो लिखा होता है। जब भी उस एसी के अंदर गैस कम हो जाती है, अगर आपका एसी जो है स्मार्ट एसी नहीं है, उसमें लो गैस डिटेक्शन नहीं है, तो अगर एसी के अंदर गैस लो है तो उस कंडीशन में कंप्रेसर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड चीज हो जाती है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है आपके रूम को कूल करने के लिए, आपके रूम को ठंडा करने के लिए, क्योंकि गैस तो कम है। अब वो उसी गैस के साथ काम कर रहा है लेकिन अपनी जो पावर है उसको ज्यादा बढ़ा के काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फिल्टर। अब एक बेसिक सी चीज है। अब एसी कैसे काम करता है? आपके रूम की हवा को वो खींचेगा और उसी को ठंडा करके आपको दे देगा। अब खींचता है तो उसके साथ डस्ट वगैरह भी आती है, तो एसी के फ्रंट पे फिल्टर होता है, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे वो स्प्लिट एसी हो, कोई सा भी एसी हो वहां पर फिल्टर होता है। अब उसके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसी का जो फ्रंट है, जो इंडोर यूनिट है या फिर विंडो एसी, तो वहां पर उसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। उस जाली को निकालिए, वॉश करिए अच्छे से और लगा दीजिए। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर वो जाली पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। अब उसमें होता क्या कि एसी फुल फोर्स में अपना एक्स्ट्रा पावर लगा के उसको खींचने की कोशिश कर रहा है हवा को, लेकिन वहां पर तो डस्ट लगा हुआ है और इतना डस्ट है कि एसी को उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा पावर यूज करनी पड़ रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंप्रेसर काम कर रहा है, कंप्रेसर को बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, अब वो ओवरलोड फील करता है और उस कंडीशन में वो गर्म हो जाता है और वहां पर आग लगने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। एक और जो चीज है वो ये है कि अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक से आपके एसी की सर्विस कराते हैं तो वहां पर उनको पता होता है कि कौन सी गैस डालनी है, क्योंकि उसमें मेंशन है, और कौन सी गैस नहीं डालनी है और कितनी गैस डालनी है। तो होता क्या है कई बार कि आप किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और वो आपको सजेस्ट करता है कि अरे सर वहां से आप बुलाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ से मैं ये वाले यहाँ से मैं गैस फिल कर दूंगा और आप उससे आपको 1000-1500 रुपए कम लगेंगे। आपको लगता है ठीक है काम सस्ते में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, चलो कर दो। वो क्या करते हैं कि वो जो एसी की कंप्लाइंट गैस है, जैसे R32 है, R22 है, ऐसे करके कई तरीके की गैस होती है, तो वो दूसरी गैस उसमें डाल देते हैं जो कि सस्ती पड़ती है। अब उन्होंने ठीक से मेजर नहीं किया है, गैस थोड़ी अगर ज्यादा हो गई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एसी का जो कंप्रेसर है वो फट सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। और नॉट स्पेसिफिकली एसी, आपका फ्रिज है, फ्रिज में भी कंप्रेसर होता है क्योंकि वहां पर भी वो कूलिंग ही कर रहा होता है। तो उस केस में भी ये आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपके एसी के कंपैटिबल कौन सी गैस है और वही गैस उससे डलवाएं। अब कुछ एक कॉमन इश्यूज हैं जो मैंने देखे हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है हम लोग सोचते हैं यार एसी कूलिंग कम कर रहा है, चलो इसको टर्बो मोड पे लगाते हैं। टर्बो मोड पे लगाते हैं और टर्बो मोड पे ही उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें
कूलिंग जो है अच्छी लग रही है, कूलिंग हमें चाहिए भी। लेकिन होता क्या है, जब एसी टर्बो मोड पे काम करता है तो आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है आपको आउटपुट देने के लिए। अब अगर आउटडोर यूनिट लगी हुई है गर्मी में, बाहर ओपन सनलाइट है, तो अब आप सोचो 52 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, आपने उसको टर्बो मोड पे चलाया और फुल फोर्स में पूरे दिन, क्योंकि आज तो छुट्टी है, मैं आराम से एसी की हवा खाऊंगा। आप तो एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत ही ज्यादा ओवरलोड फील कर रहा है आपको कूलिंग देने के लिए। अगर आप उसे कंटिन्यूअस इसी कंडीशन में चलाएंगे 6 से 7 घंटे, तो फिर वो ओवरहीट होगा, वहां पर जो है ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। और जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सब कारण शामिल हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिशियन से हमने बोला भाई एसी ले लिया हमने, अब एमसीबी लगानी है, एमसीबी उसने लगा दी, लेकिन एमसीबी पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे 1.5 टन का एसी लगाया है मैंने या 2 टन का एसी लगाया है, तो उसी के कंपैटिबल मैं एक एमसीबी लगाऊं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी एमसीबी जो भी आपने लगाई है वो अगर एसी के कंपैटिबल नहीं है या वो एसी का लोड नहीं ले सकती, तो ये यकीन मानिए अगर आप 7 से 8 घंटे एसी चला रहे कंटिन्यूअस, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एमसीबी मेल्ट हो सकती है, आप उसके वायरिंग मेल्ट हो सकती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये बहुत सारे कारण हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं जो जगह जगह लगे होते हैं, वहां पर भी कूलर लगाया गया है उन ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए। आपको 12 घंटे 24 घंटे कंटिन्यूअस बिजली देने के लिए वो जो ट्रांसफार्मर्स है वो भी फुल फोर्स में काम कर रहे हैं, कई बार ओवरलोड हो जाते हैं और आपने देखा होगा कि वहां पर भी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम स्विच बैक करते हैं अपने एसीज, एयर कंडीशनर्स की तरफ। तो अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। नंबर 1, एसी को आपको कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है 8 घंटे, 8 या 10 घंटे कंटिन्यूअस नहीं चलाना है। कहा यह जाता है कि ऐसी भीषण गर्मी में आपको एसी को 2 से 3 घंटे चलाने के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, ताकि उसका जो कंप्रेसर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, एसी को हमेशा टर्बो मोड पे मत चलाइए। आप अगर आपको गर्मी लग रही है, मैं समझ सकता हूं, हर किसी को बटन दबाते ही कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए। आपने एसी को टर्बो मोड पे ऑन करा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लग रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक हो गया, आपको पसीने वगैरह जो है नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऑन करते ही एकदम शिमला बना दे, बिल्कुल ठंडा बर्फ जमा दे, नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा तो आप उसे ऑटो मोड पे लगाइए, या फिर एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 रखें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, एसी ऑन करेंगे, बिल्कुल 16 पे लेके जाएंगे, हाँ भाई चलो अब तबाही मचा दो, बिल्कुल ठंडा कर दो। ऐसा नहीं है, कंप्रेसर है बहुत ज्यादा हीट ले लेता है। अगर आप चला भी रहे हो तो एसी को, मतलब मेरी अगर मानो तो मैंने एसी को ना जब भी यूज किया है, मैंने उसको ऑन किया 24 पे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 मिनट में सब ठीक हो जाता है, सब एकदम, मतलब बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं आएगी लेकिन एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, आपको पसीने नहीं आएंगे। तो एसी को टर्बो मोड पे नहीं चलाना है, अगर चलाना पड़े तो थोड़ी देर के लिए चलाइए, जब आपको लगे थोड़ा नॉर्मल हो रहा है तो फिर आप उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखें और 24 से नीचे ना जाए। सही समय पर एसी की सर्विस कराना जरूरी है। अब कहा यह जाता है कि अगर आपने एसी को 600 घंटे चला लिया है, 600 आवर्स, तो आपको एसी की सर्विस करा लेनी चाहिए, वो लगभग 3 महीने के आसपास। तो एसी को प्रॉपरली चेक कराएं, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा अगर गैस लीक है, गैस लो है, कहीं वायरिंग में फॉल्ट है, वो आपको चेक कराना है। उसके बाद अब जो एसी का कैपेसिटर है उसका काम है कंप्रेसर को पावर देना और अच्छे से उसको चलाना। कई बार जो कैपेसिटर है वो फॉल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो समय पर सर्विस कराओगे तो बंदा देख लेगा सारी चीजें कि ठीक ठाक है कि नहीं। आउटडोर यूनिट एसी की डायरेक्ट सनलाइट में लगी हुई है, उसको आप कैसे बचा सकते हैं। हो सके तो उसको शेड में लगवाइए, अगर ऑप्शन नहीं है कि शेड में नहीं लगवा सकते तो एसी को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। उसका जो प्राइस है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, बट कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिससे आप एसी के आउटडोर यूनिट को कवर कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी और एसी का जो टेम्परेचर है, कंप्रेसर का जो टेम्परेचर है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। एसी का फिल्टर जो है वो प्रॉपर आप समय समय पर चेक करिए, अपने लेवल पे आप कर सकते हैं। चेक करोगे, एसी का फिल्टर निकालो, धो के वापस से लगा दो, तो आपका एसी जो है ठीक रहेगा। एमसीबी, जब भी एसी की फिटिंग कराएं, एसी का कनेक्शन कराएं, एमसीबी जरूर लगवाएं। और एमसीबी जो है 1.5 टन के एसी के लिए लगभग 32 एम्पेयर तक के वो लगाओ। 16 एम्पेयर पे भी काम कर जाता है, लेकिन 32 एम्पेयर की ज्यादा सही रहती है, ओवरलोड नहीं होगी और वो प्रॉपर काम करेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आजकल जितने भी एसी, रेफ्रिजरेटर और ये सब चीजें आ रही हैं हमारे होम अप्लायंसेस, उसमें कहा जाता है कि स्टेबलाइजर फ्री है।
अब अगर आपके यहां पर पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या मीडियम भी होते हैं या फिर फ्लक्चुएशन हो जाती है, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए अब कंपनी क्या बोलती है कि आपका जो एसी है वो स्टेबलाइजर फ्री है। डेफिनेटली स्टेबलाइजर फ्री है, आप उसे डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन वो डिवाइस किसका है? आपका। आप अगर उस पर स्टेबलाइजर लगाएंगे तो उससे क्या होगा? एक तो फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे, सर्ज प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, अगर फ्रीक्वेंट पावर कट होते हैं तो भी आपका एसी सेफ रहेगा। अब सोचो कि अगर आप 40-45 हजार का 50 हजार का एक एसी ले रहे हो तो 2000 का एक स्टेबलाइजर लेने में क्या ही जाता है। लेकिन ये चीज कंपनी आपको नहीं बताएंगी, कंपनी कहती है हमारा फ्रिज, हमारा एसी जो है स्टेबलाइजर फ्री है। अब ये जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें बस यही लेके आते हैं आपके लिए। अगर अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो यही छोटी मोटी टिप है जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉट स्पेसिफिकली एसी। अभी वॉशिंग मशीन में भी आग लग गई है नोएडा में, तो वो बालकनी में ही रखी हुई थी, अब डायरेक्ट सनलाइट पे है, हीट हो रही है, वहां पर कपड़े ज्यादा डले हुए हैं, अब वो मोटर काम कर रही है फुल फोर्स में और बहुत ज्यादा पावर यूज करनी पड़ रही है, ऊपर से गर्मी भी है, तो उसमें वायरिंग मेल्ट हो सकती है, आपके जो सॉकेट है वो उसमें स्पार्क हो सकता है, आपकी वॉशिंग मशीन जो है ओवरलोड फील कर रही है वो स्पार्क कर सकती है और फिर आग लग सकती है। तो ये सारे रीजन है छोटे छोटे, तो आपको हमेशा ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड जो है वो नहीं करना है एसी को। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, इससे आपका एसी भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, आप देखते रहिए द टेक प्रो।